नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ऐतिहासिक रूप से शनि जब जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो भारतीय राजनीति में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आते हैं। और कई बार ऐसे परिवर्तनों में ये देखा गया है कि उभरते हुए नेताओं को साइडलाइन भी कर दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। शनि के मीन राशि में इस प्रवेश के बाद हमारे देश के एक बहुत ही फेमस राजनेता योगी आदित्यनाथ पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताऊंगा, रिसर्च के साथ, लॉजिक के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, शनि जब जब मीन राशि में आते हैं तो भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन आते हैं और 2-3 दृष्टांत मैं आप लोगों को इतिहास का रख दूंगा तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1907 से। शनि मीन राशि में प्रवेश करने को थे ही उसी समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है और मुस्लिम लीग डिमांड करने लगती है कि हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हम लोगों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। 1906 में ही ब्रिटेन में लिबरल्स की जीत होती है और 1907 में जैसे ही शनि आते हैं मीन राशि में, उसके बाद आप देखिएगा तो 1907 से लेकर 1909 के बीच में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं भारतीय राजनीति में और ख़ास करके 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को कौन भूल सकता है। इसमें कहने के लिए तो भारतीय लोगों को यहाँ की राजनीति में रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत बड़े नियम और बदलाव लाए गए, लेकिन उसके आड़ में एक बहुत बड़ा खेल खेला गया भारत के साथ, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। यहीं से शुरुआत थी पाकिस्तान मूवमेंट की और एक ऐसी राजनीति की जो बंटवारे की राजनीति थी और अंततः इस देश का बंटवारा कर दिया गया 1947 में। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो इन चीज़ों को जाकर पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पर मिल जाएगा, इतिहास के किताबों में मिल जाएगा। इसके बाद 1937, 38, 39 का दौर आता है। इस समय में नेहरू, गांधी एवं पटेल पूरे तरीके से कांग्रेस पर काबिज हो चुके थे। 1938 में मैं जहां रहता हूं सूरत में, यहीं सूरत में एक स्थान है हरिपुरा, यहां पर हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस समय तक महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दो बड़े किसान नेता के रूप में उभर चुके थे इस देश में, लेकिन उन लोगों की किसान राजनीति बिल्कुल अलग तरीके की किसान राजनीति थी। उसी समय में इसी गुजरात में जहां हरिपुरा कांग्रेस चल रहा था, हरिपुरा का अधिवेशन चल रहा था, स्वामी सहजानंद सरस्वती नाम के एक डंडी स्वामी अहमदाबाद आते हैं और यहाँ इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर यहाँ के गरीब किसान जातियों को मिलाकर रानी परजा, दुबला, हाली, ऐसे गरीब किसान जातियों को इकट्ठा करके 1 लाख किसान वॉलंटियर्स की एक रैली निकाली उन लोगों ने अहमदाबाद में। और उस समय के इसी गुजरात में बारडोली से, जो सूरत से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कार्य क्षेत्र था, वहाँ के ये बड़े किसान नेता थे, वो इससे चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हीं की गुजरात में एक बाहर से आकर व्यक्ति और उनसे बड़ा किसान नेता बन जाता है और वो एक ऐसे किसान नेता थे जिनको स्वयं सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। ये सब आपको आज के इतिहास के किताबों में नहीं मिलेगा। और संयोग देखिए कि हरिपुरा कांग्रेस जो चल रहा था उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग बहुत हाई रिगार्ड्स में मानते हैं और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया था,
बाद में नेहरू जी और सरदार पटेल के बीच में किस तरीके से एक बंटवारे की लकीर आ गई है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उस समय तक गांधी, नेहरू, पटेल सब एक ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने कुपित हो जाते हैं कि उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती को डर्टी स्वामी और टेरिबल स्वामी के नाम से संबोधित किया, और इस पर सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को डांटा, खुलेआम डांटा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी साइडलाइन हो गए, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने समाजवादी राजनीति का एक नया प्रारूप तैयार किया पूरे भारत में। वो एक डांडी स्वामी थे, उनको शंकराचार्य का पद मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। और जितने भी बड़े तथाकथित समाजवादी नेताओं का आप नाम सुनते हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, EMS नंबूदरीपाद हो, कार्यानंद शर्मा हो, यदुनंदन शर्मा हो, मधु लिमय हो, ये सभी जितने भी लोग जिनका नाम आपने सुना है, ये सब उनको अपना गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो खुलकर कई सभाओं में कहा, और यहां तक कि जो उनका बर्लिन से रेडियो के माध्यम से जो संबोधन था भारतीयों को 1942 में जब वो हिटलर से मुलाकात करते हैं, उस संबोधन में भी उन्होंने भारतीयों का आह्वान किया था कि भारत में यदि इस समय में कोई वाकई में नेता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती है। और 1938 के बाद आप देखिएगा तो इस तरीके की राजनीति की शुरुआत, समाजवादी राजनीति की शुरुआत हुई। ज़्यादा इतिहास में नहीं जाते हुए इसके बाद हम लोग आते हैं 1966 के दौर में। 1966 के दौर में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को किस तरीके से साइडलाइन किया गया ये हम सभी लोग जानते हैं। उनकी लाश आई थी उज़्बेकिस्तान से, और एक नई युवा नेत्री इंदिरा गांधी इस देश के सत्ता पर काबिज होती है। इसके बाद आता है 1996 का दौर। उस समय में कांग्रेसी राजनीति को लगभग खत्म करते हुए एक बिल्कुल नया चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। 13 दिन में उनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर से 1998 में शनि उस समय में मीन राशि में ही थे। मीन राशि में रहते ही शनि ने दोबारे अटल जी को 1998 में प्रधानमंत्री बनाया, और वहां से पूरी राजनीति चेंज हुई। फिर से न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए। ये अलग बात है कि 13 महीने में फिर से वो सरकार को गिरा दी गई, लेकिन फिर जब इलेक्शन हुआ तो फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी आए, 2004 तक प्रधानमंत्री रहे, और वहां से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू होती है। अब 2025 में फिर से शनि आ रहे हैं मीन राशि में, और इस समय में फिर से एक यंग भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस राजनीति में नए हैं। 1998 में पहली बार वो लोकसभा से चुनकर आए, लगातार 2014 तक चुने जाते रहे, और फिर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मेरा आज के इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि अभी से लेकर 2027 एंड तक योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बहुत परीक्षाओं के दौर से वो गुजरेंगे। एक प्रश्न कुंडली भी मैंने बनाया है, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। प्रश्न कुंडली में होरा लॉर्ड शुक्र राहु के साथ है, चंद्रमा राहु के बिल्कुल करीब है। ये बहुत अच्छे साइन नहीं है। कई तरीके के लांछन लगेंगे योगी जी पर। कोई महिला कंपटीटर, कोई महिला चैलेंजर उभर कर आएगी। हो सकता है कोई महिला या पैसे से संबंधित, करप्शन से संबंधित कोई चीज, ऐसे चीज़ों का इन पर लांछन लग सकता है। चंद्रमा की अवस्थाओं को यदि देखिएगा तो चंद्रमा की अवस्थाओं से भी स्पष्ट हो जाता है।
सेकंड चंद्र क्रिया में ये चंद्रमा आता है। सेकंड चंद्र क्रिया में जब चंद्रमा आता है तो कहता है कोई ऐसा व्यक्ति जो साधु का रूप पकड़े हुए हो और बहुत सादा जीवन जीता है। ये बिल्कुल मैच करता है योगी जी से। चंद्रवेला और चंद्रावस्था को देखिएगा तो वहाँ से ये स्पष्ट होता है कि योगी जी के लिए मानसिक तनाव, सिर में भारीपन और अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह भेजा जाना, इस तरीके की रीडिंग आती है। हो सकता है योगी जी को हटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जब आप जमकुल चार्ट देखेंगे, जमकुल चार्ट में कविप्पु 5th हाउस में, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है और कविप्पु के साथ शनि है। शनि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो प्रोफेशन और दूसरा लॉन्जेविटी। योगी जी का प्रोफेशन क्या है? राजनीति। शनि जब कविप्पु के साथ आए तो व्यक्ति के प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रोफेशन हो सकता है उसको छोड़ना भी पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। और लॉन्जेविटी का मतलब ऐसे व्यक्ति की लॉन्जेविटी कम होती है, यानी कि हो सकता है इन पर अटैक्स वगैरह हो, इनके काम को टारगेट किया जाएगा। सन को देखिएगा, मार्स को देखिएगा, 8th हाउस को देखिएगा, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि योगी जी पर एक के बाद एक कई तरीके के उन पर अटैक्स होंगे, उन पर लांछन लगेंगे, उनको अपदस्थ किया जाएगा। और इसमें बाहरी लोग तो होंगे ही, हो सकता है कुछ आंतरिक लोग भी होंगे। तो योगी जी को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शनि के साथ जब कविप्पु आता है तो व्यक्ति के कैरियर में स्टैग्नेशन लाता है और स्ट्रगल्स लाता है। अच्छा ये है कि उदय लग्न में मंगल बैठा हुआ है और उदय लग्न में सूर्य का संबंध बन रहा है। ये योगी जी के लिए बहुत पॉजिटिव है। योगी जी इन तमाम झंझावातों से लड़ेंगे। 11th हाउस के साथ मंगल का संबंध बन रहा है, यानी कि लग्न और 11th हाउस दोनों के साथ मंगल का संबंध बन रहा है। और जमकुल चार्ट का 6th हाउस लॉर्ड है मंगल। दुश्मनों से लोहा लेंगे योगी जी और इसमें वो विजयी होंगे। 4th हाउस में देखिएगा तो केतु के साथ चंद्रमा का संबंध है। ये लड़ाई जो होगा ये बहुत ही अंदर अंदर चलेगा। कई बार ये बाहर छलक कर दिखेगा, लेकिन ये बहुत मेंटल टेंशन्स क्रिएट करने वाला द्वंद्व होगा। कहने का मतलब योगी जी की जो राह है और ख़ास करके अगले 2.5 वर्षों का जो ये समय है, यही वो समय है जिसमें ये मेक और ब्रेक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये वो समय है। और इन तमाम झंझावातों के बावजूद योगी जी आगे आएंगे और अपने आप को स्थापित करेंगे, ये दिखता है। मुझे उम्मीद है पूरा ऐतिहासिक रूप से डेटा के साथ जो मैंने आप लोगों के सामने तथ्य रखा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, लॉजिकल लगा होगा। कहने के लिए और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना मानकर चलिए कि अभी का जो अगले 2.5 वर्ष का समय है, भारतीय राजनीति में बहुत बड़े बदलावों का समय है। इसमें योगी जी पर पूरा फोकस होगा। योगी जी को गिराने का प्रयास किया जाएगा, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है उन पर जानलेवा हमला वगैरह भी हो, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, पहले भी योगी जी इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण फिर से होने जा रहा है। और महादेव से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यह देश सुरक्षित रहे और हमारे जो यंग लीडर्स हैं, जो भविष्य के नेता हैं, वो लोग सुरक्षित रहें और एक अच्छी राजनीति जो जन कल्याणकारी हो, लोगों का कल्याण करने वाली राजनीति का उदय भारत में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।